Hello students, welcome back to all SST classes of RDS group of school. This video is for class 7 and today I will continue this chapter number 4, the Mughal Empire part 3 in history. Students, we talked in a previous video about Mughal traditions of succession and Mughal relations with our other rulers like Sisodia, Rajputs and Mughal and other Mughal rulers campaigned constantly against rulers who refused to accept their authority also. So, how to relate with the relations with other rulers to the Mughal relations. So, today's topic is Mansabdars and Jagirdars. मानसबदार्स और जागीरदार्स का क्या रोल था इसमें? सो एज द एम्पायर एक्सपेंडेड टू इनकम्पास different regions, the Mughal recruited diverse bodies of the people. जो एम्पायर था मीन्स मुग़ल एम्पायर एक्सपेंड कर रहा था टू डिफरेंट रीजन्स में. सो मुगल्स क्या कर रहे थे? मुगल्स रिक्रूट कर रहे थे डाइवर्स बॉडीज ऑफ द पीपल की. मीन्स लोगों को एडमिट कर रहे थे डिफरेंट बॉडीज़ में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रीजन्स में उन लोगों को. फ्रॉम अ स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ तुर्किश नोबल्स, तो जिसमें कुछ स्मॉल न्यूक्लियस थे जो कि तुर्किश के नोबल्स थे जिन्हें कि तुरानीज़ कहा जाता था. इज दैट क्लियर क्लास? तुरानीज़ कहते थे. दे एक्सपेंडेड टू इंक्लूड इरानियंस, ये इंक्लूड होते थे इरानियंस के साथ. इंडियन मुस्लिम्स होते थे, अफगान्स, राजपूत, मराठास एंड अदर ग्रुप्स थे. Those who joined Mughal service were enrolled and as मानसबदार्स. तो मानसबदार्स उन लोगों को कहा जाता था जिसमें कि ये लोग इन मुग़ल सर्विसेज में ज्वाइन कर रहे थे, किया था इन लोगों ने, जिन्हें कि मानसबदार कहा जाता था. इज़ दैट क्लियर क्लास? देन द टर्म मानसबदार रिफर्स टू एन इंडिविजुअल. तो मेनली मानसबदार्स में ये ईरानियंस, इंडियन मुस्लिम्स और अफ़गान, राजपूत, मराठास थे और अदर ग्रुप्स भी थे. तो मानसबदार्स जो था, द टर्म मानसबदार रिफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब मीनिंग अ पोजीशन ऑफ रैंक. तो मानसब का मतलब होता था कि पोजीशन या फिर रैंक. इंडिविजुअली जो पोजीशन होती थी और उस पर्सन को जो ये जिसकी पोजीशन होती थी, जिसकी वो रैंक होती थी, उसे मानसबदार कहते थे. सो इट वाज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय द मुगल्स टू फिक्स. तो कुछ ऐसी ग्रेडिंग सिस्टम मुगल्स ने फिक्स करके रखा हुआ था. सो फर्स्ट थी रैंक, सेकंड थी सैलरी, थर्ड थी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. ये थ्री पॉइंट्स थे, थ्री सिस्टम्स थे ग्रेडिंग सिस्टम जिनका उन्होंने यूज़ किया था. रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जट. तो रैंक और जो सैलरी का इशू था उसे न्यूमेरिकल वैल्यू कहा जाता था, जिसे कि जट कहते थे उस न्यूमेरिकल वैल्यू को. द हायर द जट, तो जाट मीन्स मेनली जो रैंक और सैलरी होती थी उसे जाट कहते थे. और जिसकी ज़्यादा जाट होती थी, द मोर प्रेस्टिजियस, वो बहुत ही प्रेस्टिजियस पर्सन कहलाता था. प्रेस्टिजियस मीन्स प्रतिष्ठित. वॉज द नोबल्स पोजिशन इन द कोर्ट, यानी कि उसकी जो पोजीशन होती थी कोर्ट में बहुत ही अच्छी होती थी. एंड द लार्जर हिज सैलरी, और उसकी जो सैलरी होती थी वो भी बहुत ज़्यादा होती थी. द मानसबदार मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार और कैवलरीमैन. और मानसबदार जो थे मिलिट्री, उनके पास मिलिट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की उन्हें आवश्यकता थी उन लोगों की जो कि इस स्पेसिफाइड नंबर को
मेंटेन करें। तो मेनली ये लोग करते थे उन सवार और कैवेलरी मैन को। कैवेलरी मैन मीन्स जिसे हम घुड़सवार या फिर हम फौजी भी कहते हैं। तो द मान सबदार ब्रॉड हिस कैवेलरी मैन, ये मान सबदार इन कैवेलरी मैन को लाते थे रिव्यू के लिए। गॉट देम रजिस्टर्ड करते थे। दियर हॉर्सेस ब्रांडेड, इनके जो हॉर्सेस होते थे, जो घुड़सवार होते थे, कैवेलरी मैन जो होते थे, इनके हॉर्सेस बहुत ही ब्रांडेड होते थे। एंड देन रिसीव्ड मनी टू पे देम हैज़ सैलरी, और फिर ये इन्हें सैलरी को पे किया जाता था और ये मनी रिसीव करते थे। मान सबदार रिसीव्ड दियर सैलरी एज रेवेन्यू, मान सबदार जो रिसीव करते थे सैलरी वो एज अ रेवेन्यू होती थी। रेवेन्यू असाइनमेंट होता था जिसे कि जागीर्स कहा जाता था। असाइनमेंट्स मीन्स ऐसा दिया गया काम होता था रेवेन्यू का जो उन्हें एज अ जागीर कहा जाता था। विच आर समवॉट लाइक इक्तास, और कभी कभी विच वर समवॉट, और कुछ ऐसी भी चीज़ जिसे कि इक्तास कहते थे। बट अनलाइक मुक्तीज़, बट लेकिन कुछ मुक्तीज़ भी होती थी। मोस्ट मानसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्टर दियर जागीर्स, मोस्टली मानसबदार एक्चुअली इसे रिसाइड नहीं कर पाते थे और ना ही इसे इस जागीर को के एडमिनिस्टर होते थे, मीन्स हेड होते थे। दे ओनली हैड राइट टू रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट, उनके पास सिर्फ इसका राइट होता था। इस किए गए काम का, सौंपा गया जो काम था उनका, जो दिया गया काम था रेवेन्यू कलेक्शन का, सिर्फ उनके पास ये राइट होता था जो कि उसे वो कलेक्ट करते थे। विच वॉज कलेक्टेड फॉर देम, जो उन लोगों के लिए कलेक्ट करते थे बाय देयर सर्वेंट्स के थ्रू। विच वाइल द मानसबदार themselves served in some other parts of the country, और जबकि मानसबदार जो सर्व करते हैं इन चीज़ों को कुछ अदर पार्ट ऑफ द कंट्री में भी करते थे। इन अकबर्स रीजन दीज जागीर्स वर केयरफुली असिस्ट, अकबर का जो रीजन था उसमें जो जागीर्स थी वो लोग बहुत ही केयरफुली इसे असिस्ट करते थे। सो दैट देयर रेवेन्यूज़ वर रफली, इसलिए उनके जो रेवेन्यूज़ होते थे वो बहुत ही रफली होते थे। रफली इक्वल टू द सैलरी, मीन्स सैलरी से इक्वल होते थे ऑफ द मानसबदार के। बाय औरंगजेब्स रीजन ही दिस वाज नो लॉन्गर द केस, लेकिन जो औरंगजेब का रीज़न था वो ज़्यादा लंबे समय तक इसके केस नहीं होते थे, बहुत लॉन्गर केसेस नहीं होते थे। एंड एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वाज ऑफन लेस देन द ग्रांटेड सम, और जो ग्रांटेड सम होता था, टोटल सम होता था, उससे उनको लेस ही रेवेन्यू कलेक्ट हो पाता था। देयर वॉज ऑल्सो अ ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मानसबदार्स, तो देयर वॉज ऑल्सो अ ह्यूज इंक्रीज नंबर ऑफ मानसबदार, मीन्स जो मानसबदार के नंबर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा बढ़े हुए थे। एंड विच मीन्ट अ लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव्ड अ जागीर, और इसका मतलब उन्हें बहुत ही किसी भी जागीर को रिसीव करने से पहले उन्हें बहुत ही लंबा वेट करना पड़ता था। दीज एंड द अदर फैक्टर्स क्रिएटेड अ शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जागीर्स, तो ये और उसके कुछ अदर फैक्टर्स थे जो कि इसे क्रिएट करते थे, इस फैक्टर को क्रिएट करते थे, आ शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जागीर्स। तो मेनली नंबर ऑफ जागीर्स जो होती थी उसकी शॉर्टेजेस को के फैक्टर्स को भी अदर फैक्टर्स भी इसे क्रिएट करते थे। एज अ रिजल्ट मैनी जागीरदार्स ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल वाइल दे हैड आ जागीर। तो इसका रिज़ल्ट मेनली क्या हुआ, मोस्टली जो जागीरदार थे उन्होंने इस रेवेन्यू को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की एंड पॉसिबल हो सका उसे एक्सट्रैक्ट किया, जबकि दे हैड आ जागीर, जबकि वो उनका ये काम ही था, ये उनकी जागीर ही थी। औरंगजेब वॉज अनेबल टू कंट्रोल दीज डेवलपमेंट, औरंगजेब जो था वो पूरी तरीके से इस डेवलपमेंट को लास्ट ईयर में उसका जो रीज़न था वो उसके कंट्रोल करने के लिए अनेबल था। एंड द
पीजेंट्री देयरफॉर सफ़र ट्रेमेंडसली, और जो पीजेंट्री थी मीन्स किसानों की जो पब्लिक थी वो सफ़र कर रही थी। ट्रेमेंडसली मीन्स बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत ही डेंजरसली ये सफ़र कर रही थी। नाउ ज़ब्त एंड ज़मींदार्स, ज़ब्त एंड ज़मींदार्स क्या है? तो द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स वॉज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्री। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम जो अवेलेबल था मुगल रूलर्स को वो टैक्स ही था, और ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द प्रेजेंट्री, जो कि किसानों के थ्रू प्रोड्यूस होता था टैक्स, वही मुगल रूलर्स का की मेन इनकम अवेलेबल होती थी और मेन सोर्स ऑफ इनकम वही था। इन मोस्ट प्लेसेस पीजेंट्स पेड टैक्सेस, मोस्ट प्लेसेस पर पीजेंट्स टैक्सेस पे करते थे थ्रू द रूरल एलाइट। एलाइट मीन्स ऐसे अपर क्लास के लोग होते थे, नोबल पर्सन्स होते थे जो टैक्स को पे करते थे, पीजेंट पे करते थे। दैट इज़ अ हेडमैन, जो कि हेडमैन होते थे और लोकल चीफ्टेंस होते थे। द मुगल्स यूज्ड वन टर्म, मुगल्स वन टर्म यूज़ करते थे लाइक ज़मींदार्स टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडियरीज, वेदर दे ऑल लोकल हेडमैन ऑफ द विलेजेस और पावरफुल चीफ्टेंस। तो जो सबसे बड़ा ज़मींदार होता था उसे डिस्क्राइब किया जाता था, और यही एक इंटरमीडिएटर था, इंटरमीडियरीज का पर्सन होता था जो कि लोकल हेडमैन और होता था विलेज का, और काफ़ी पावरफुल चीफ्टेन होता था, यानी कि हेड पर्सन होता था। अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर, अकबर एक रेवेन्यू मिनिस्टर था। अकबर का एक रेवेन्यू मिनिस्टर था जो कि इस कलेक्ट करता था, जिसका नाम टोडरमल था। कैरीड आउट अ केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप यील्ड्स, उसने क्रॉप यील्ड के प्राइस, क्रॉप यील्ड और प्राइसेस और अदर एरियाज़ जो कल्टीवेट के लिए थे, 10 ईयर्स का जो पीरियड था उसका 1570 से लेकर के 80s तक उसने इसका केयरफुली सर्वे किया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा, उसके डाटा के बेसिस पर टैक्स वॉज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश, हर एक क्रॉप पर जो कैश होता था वो फिक्स होता था। ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल्स, और हर एक प्रोविंस मीन्स टेरिटरी और रीजन जो होता था, ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल्स, और हर एक रीजन को रेवेन्यू सर्कल्स में डिवाइड कर दिया जाता था, विद इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स, और फिर उनके विद इट्स ओन, तो जो रेवेन्यू सर्कल को डिवाइड किया जाता था उनके खुद के अपने शेड्यूल होते थे, और उनके खुद के अपनी क्रॉप की रेवेन्यू रेट्स होते थे। दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज ज़ब्त, जिसे इस रेवेन्यू सिस्टम को ज़ब्त कहा जाता था। द प्रेवलेंट इन दोज एरियाज वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड सर्वे द लैंड एंड कीप वेरी केयरफुल अकाउंट। तो इन दोज एरियाज, जो एरियाज थे, मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स जो थे वो उस लैंड के जो केयरफुल अकाउंट्स थे उन्हें केयरफुली वो रख सकते थे। बट दिस वॉज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंसेस सच एज गुजरात एंड बंगाल। दिस वॉज नॉट पॉसिबल, लेकिन ये जो पॉसिबिलिटीज़ थी उन प्रोविंसेस की वो नहीं हो सकी, बिकॉज गुजरात और बंगाल में। इन सम एरियाज़ द ज़मींदार एक्सरसाइज्ड अ ग्रेट डील ऑफ पावर, और कुछ एरियाज़ ऐसे थे ज़मींदार जिसमें कि एक बहुत बड़ी डील करते थे और उनका पावर होता था। बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, द एक्सप्लॉयटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड ड्राइव देम टू रेबेलियन, और मुगल एडमिनिस्ट्रेटर थे जो कि रेबेलियन जो था इसे ड्राइव कर रहे थे, लो में ला रहे थे। समटाइम्स ज़मींदार्स यानी कि एक्सप्लॉइट किए जाते थे, वो लोग, उन लोगों का शोषण किया जाता था। एक्सप्लॉयटेशन मीन्स मिस यूज़ होता था उन पर्सन्स का बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स के थ्रू होता था। समटाइम्स ज़मींदार्स एंड पीजेंट्स ऑफ द सेम कास्ट, कभी कभी ज़मींदार्स और पीजेंट्स एक ही कास्ट के होते थे, एंड द रेबलिंग अगेंस्ट, और मुगल अथॉरिटी के वो
अगेंस्ट हो जाते थे। दीज पीजेंट्स रिवॉल्ट्स चैलेंज द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। तो ये पीजेंट के जो रिवॉल्ट्स थे ये एक चैलेंज दे रहे थे उन मुगल एम्पायर को फ्रॉम द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, और ये प्रॉब्लम जो थी वो 17th सेंचुरी में हुई। नाउ नेक्स्ट वन इज़ अकबरनामा एंड आइन अकबरी। अकबरनामा और आइन अकबरी क्या है? अकबर ऑर्डर वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड। अकबर ने अपने क्लोज फ्रेंड को ऑर्डर किया एंड कोर्टियर्स अबुल फजल, और जो कोर्टियर्स था अबुल फजल टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ हिज रीजन। अबुल फजल ने उनके उस रीजन की को लिखा है हिस्ट्री में। अबुल फजल रोट अ 3 वॉल्यूम हिस्ट्री। अबुल फजल ने 3 वॉल्यूम लिखे हैं हिस्ट्री में अकबर रीजन के। टाइटल है अकबर नामा। द फर्स्ट वॉल्यूम डेल्ट मीन्स डिस्ट्रीब्यूट और शेयर आउट विद अकबर्स एंसेस्टर। तो पहला जो वॉल्यूम इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया वो अकबर्स के एंसेस्टर्स का किया, मीन्स उनके पूर्वजों का किया। एंड द सेकेंड वॉल्यूम रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ अकबर रीजन, और सेकेंड वॉल्यूम जो था उसमें अकबर के रीजन के मेनली इवेंट जो थे वो रिकॉर्ड किए। द थर्ड वॉल्यूम इज़ द आइन अकबरी। तीसरा वॉल्यूम जो था आइन अकबरी है। एंड द इट डील्स विद अकबर एडमिनिस्ट्रेशन, और ये अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी और रेवेन्यूज़ को शो करता है। द जोग्राफी ऑफ हिज एम्पायर इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रिच डिटेल्स। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सी डिटेल्स मिलती हैं अबाउट द ट्रेडिशंस एंड कल्चर, यानी कि इंडिया में जो लोग रह रहे थे तो उन लोगों की ट्रेडिशन और कल्चर के बारे में दिखता है। एंड देन द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, तो एक मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है आइन अकबरी में कि इट्स रिच स्टैटिस्टिकल डिटेल्स अबाउट थिंग्स एज डाइवर्स एज क्रॉप, सीड्स, प्राइसेस, वेजेस और रेवेन्यू, कि इसमें स्टैटिकल डिटेल्स भी हैं डिफरेंट थिंग्स की जो कि डाइवर्सिटीज़ दिखाती हैं, लाइक क्रॉप, सीड्स, प्राइसेस, वेजेस और रेवेन्यूज़ की। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ क्लोजर लुक अकबर्स पॉलिसीज़। अब अकबर की कैसी पॉलिसीज़ था, उसका क्या क्लोजर लुक रहा। द ब्रॉड फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर लेट डाउन बाय अकबर एंड वर एलैबोरेटली डिस्कस्ड बाय अबुल फजल। तो इसके कुछ ब्रॉड फीचर्स एडमिनिस्ट्रेशन के हैं जो कि अकबर के थ्रू लेट डाउन किए गए। वर इरेबलेट मीन्स डिटेल्ड में दिए गए हैं, डिटेल में डिस्कस किए गए हैं अबुल फजल की बुक में। द अकबरनामा इन पर्टिकुलर इन इट्स लास्ट वॉल्यूम। अकबरनामा इसका लास्ट वॉल्यूम है और आइन अकबरी भी। अबुल फजल एक्सप्लेन दैट एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। अबुल फजल ने एक्सप्लेन किया है कि जो उसका एम्पायर है वो डिफरेंट टेरिटरीज में डिवाइडेड है, जैसे कि कॉल्ड सूबास गवर्नड बाय अ सूबेदार हु कैरीड और आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस। तो इन प्रोविंसेस को सूबास कहा गया है, मीन्स सूबा कहा गया है, और जिसे कि सूबेदार के थ्रू गवर्न किया जाता था। हु कैरीड आउट द बोथ पॉलिटिकल, और इसके पास, इस सूबेदार के पास दोनों ही चीज़ें होती थी, लाइक पॉलिटिकल और मिलिट्री आर्मी के फंक्शंस होते थे। ईच प्रोविंस ऑल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान, और हर एक प्रोविंस में फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान होता था फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविंसेस, जो उस प्रोविंस के में पीस और ऑर्डर दोनों को ही मेंटेन रखता था। पीस एंड ऑर्डर मीन्स शांति बनाए रखना और अदर ऑर्डर्स को नियंत्रण में रखना। द सूबेदार वॉज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर्स, और ये सूबेदार अदर ऑफिसर्स के थ्रू सपोर्ट किए जाते थे। सच एज द मिलिट्री पे मास्टर बख्शी, और इसमें लाइक होते थे
मिलिट्री पे मास्टर होते थे जिन्हें कि बख्शी कहा जाता था। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस, मिनिस्टर इन चार्ज भी होते थे रिलीजियस के। एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज, चैरिटेबल मीन्स ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत ही चैरिटेबल होती है, मीन्स दान करती है, फॉर गुडनेस सेक और ग्रेशियस। नाउ पैट्रोनेज मीन्स उसको कंजर्व करती थी, उन रिलीजियस और चैरिटेबल पैट्रोनेज को इनके थ्रू ये जो इंचार्ज था वो कंजर्व करता था। एंड सदर भी कहा जाता था पैट्रोनेज को। मिलिट्री कमांडर्स होते थे, फेदार्स होते थे, एंड टाउन पुलिस कमांडर, और टाउन पुलिस कमांडर भी होता था जिसे कि कोतवाल कहा जाता था। नाउ नूर जहाँ इन्फ्लुएंस द जहांगीर कोड, और क्लास ये इसके बाद अकबर के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। अकबर्स नोबल्स कमांडेड लार्ज आर्मीज एंड हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। अकबर के जो नोबल्स थे वो लार्ज आर्मीज़ को कमांड देते थे एंड हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू, और लार्ज अमाउंट रेवेन्यू को भी एक्सेस कराते थे। वाइल दे वर लॉयल द एम्पायर फंक्शन efficiently large amounts of revenue. Akbar nobles commanded large armies and access to large amounts of revenue. While they were loyal, the empire functioned efficiently. But by the end of the 17th century, many nobles and built independent networks for their own. तो अकबर के नोबल्स जो थे वो बहुत ही लार्ज कमांड करते थे आर्मीज़ में, एंड हैड एक्सेस द लार्ज अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू, और उन्हें उसका लार्ज अमाउंट दिया जाता था उस रेवेन्यू का। वाइल दे वर लॉयल द एम्पायर फंक्शन एफिशिएंटली, but by the end of the 17th century many nobles had built independent network of their own. जबकि कुछ ऐसे लॉयल पर्सन्स भी थे जो कि इस एम्पायर में फंक्शन थे एफिशिएंटली, बहुत ही सिंपली वे में, बट लेकिन एंड ऑफ द 17th सेंचुरी में मैनी नोबल्स हैड बिल्ड इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स ऑफ देयर ओन। 17th सेंचुरी तक इन लोगों ने अपना खुद का नेटवर्क इंडिपेंडेंटली बना लिया। These loyalties to independent networks of their own. Loyalties to the empire were weakened by their own self-interest. तो कुछ ये जो लॉयल्टीज़ थे एम्पायर के, ये खुद के इंटरेस्ट के लिए बाद में क्या हुए, वीक पड़ गए। एंड देन while Akbar was at फतेहपुर सीकरी ड्यूरिंग द 1570s, तो जबकि जो अकबर था, अकबर फतेहपुर सीकरी गया ड्यूरिंग द 1570s and he started discussions of religion with the ulama. तो फतेहपुर सीकरी में ड्यूरिंग 1570s में इसने ये डिस्कशन स्टार्ट किया ऑन रिलीजन विद द उलामा, और ये जो रिलीजन था वो उसमें उलामा, ब्राह्मण्स, जीसट मीन्स जीसस प्रीस्ट हु वर रोमन कैथलिक्स, जो रोमन कैथलिक्स होते थे, एंड ज़ोरास्ट्रियन होते थे, यानी कि जो पारसी लोग होते थे। These discussions took place in the वदत खाना। तो ये डिस्कशंस जो था उस प्लेस पर काफ़ी चला, और इकादत खान लोगों ने बोला he was interested
इन द रिलीजन एंड सोशल कस्टम्स ऑफ डिफरेंट पीपल। तो वो काफ़ी इंटरेस्टेड थे उस रिलीजन और सोशल कस्टम्स के लिए डिफरेंट पीपल में। एंड अकबर्स इंटरेक्शन विथ पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ, अकबर का जो इंटरेक्शन था वो पीपल फेथ हिम realized and religious scholar who emphasized created division, and this realized that religious scholars who emphasized ritual and dogma were often bigots। तो ये मेनली जो इंटरेस्ट ले रहे थे लाइक रिलीजन और सोशल कस्टम में, इसमें डिफरेंट पीपल्स थे। अकबर इंटरेक्शन विद पीपल थे डिफरेंट फेस, अकबर ने उन लोगों के साथ इंटरेक्शन किया, डिफ़िकल्ट फेस था उसके लिए। मेड हिम रियलाइज़ दैट रिलीजियस स्कॉलर हु एम्फेसाइज रूरल एंड डोगमा, तब उसे रियलाइज़ हुआ कि जो स्कॉलर थे एम्फेसाइज करने के लिए देन डोगमा, डोगमा कहलाता था क्लास एंड बाइकॉट्स कहा जाता था। डोगमा कहते थे उन नीतियों को, उन सिद्धांतों को, मीन्स प्रिंसिपल्स और सेवेंट, एंड बाइगॉट्स कहलाता था कट्टर व्यक्ति, यानी कि बहुत ही ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही डेंजरस टाइप का होता था। एंड देयर टीचिंग्स क्रिएटेड डिविजन्स, और इसमें डिविजन्स क्रिएट किए गए, टीचिंग्स क्रिएट किए गए। एंड डिसहार्मनी मीन्स ऐसे डिस्कॉर्ड की आती थी चीज़ें उन सब्जेक्ट्स को। एंड दिस इवेंचुअली लेड टू द आइडिया ऑफ साउथ सुल कुल और यूनिवर्सल पीस। तो कुछ इवेंचुअली मीन्स लास्टली अकबर का जो आइडिया था सुल कुल और यूनिवर्सल पीस के लिए देखा गया। सो नूरजहाँ इन्फ्लुएंस इज जहांगीर कोर्ट एंड क्लास This idea of tolerance did not discriminate between people of different religions in the realm। तो जो आइडिया था इसका मेनली टॉलरेंस मीन्स फॉरगिवनेस और सफरेंस। तो ये इन विचारों से इसे क्या किया गया, इसे सहन होता गया। एंड डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट, लेकिन फिर भी डिस्क्रिमिनेट नहीं हुए बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स इन द रियलम। और जो पीपल थे डिफरेंट रिलीजन्स के थे, रियलम मीन्स उनका जो जोन था, उनका जो क्षेत्र था, उसी से वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल थे। अबुल फजल हेल्प्ड अकबर इन फ्रेमिंग, अबुल फजल ने अकबर के विज़न ऑफ गवर्नेंस को चारों ओर इसके जो आइडियाज़ थे उसे फैलाया। सुल कुल में लिखा है उसने। एंड दिस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वाज फॉलोड बाय जहांगीर एंड शाहजहाँ एज वेल, और इसे शाहजहाँ और जहांगीर के द्वारा फॉलो किया गया। देन नूरजहाँ इन्फ्लुएंस इन जहांगीर कोर्ट, नूरजहाँ का क्या इन्फ्लुएंस था उन जहांगीर की कोर्ट में। महरून निसा मैरिड द एम्परर, महरून निसा मैरिड द एम्परर जहांगीर, महरून निसा ने अकबर जहांगीर से विवाह किया।
1611 में रिसीव द टाइटल नूरजहाँ, जिसके बाद उन्हें नूरजहाँ का टाइटल दिया गया। मेहरुन्निसा इनका मेन नेम था। एंड शी रिमेन्ड एक्सट्रीमली रॉयल एंड सपोर्टिव टू द मोनार्च, और उन्हें इस सम्मान के लिए मार्क भी किया गया कि जहांगीर जो थे स्ट्रक सिल्वर कॉइन ब्रेकिंग, मेनली इन चीज़ों को बनाया, सिल्वर के कॉइन और स्ट्रक के कॉइन, स्ट्रक एंड स्ट्रक इन द नेम ऑफ द क्वीन बेगम नूरजहाँ। तो नूरजहाँ के लिए ये स्ट्रक किया गया, उनका जो नेम था, बाय द सन ऑफ शाह जहांगीर। शी बिकेम एज ब्रिलियंट, वो बहुत ही ब्रिलियंट थी, एंड एज द ब्रिलियंट एज द मून। में नूरजहाँ पदशाह नूरजहाँगीर द सम पदशाह बेगम द राउंड सील स्टेट्स बाय द सन ऑफ शाह जहांगीर। तो नूरजहाँ का जो पदशाह बेगम था उन राउंड सील स्टेट्स में, बाय द सन ऑफ शान, तो सन ऑफ शान जहांगीर, शी बिकेम अ ब्रिलियंट एज द मून। मे नूरजहाँ पदशाह बी द लेडी ऑफ द एज। तो उस टाइम पर ये उन्होंने कहा है कि जो सन है वो सन शाह जहांगीर है, एंड बिकेम एट ब्रिलियंट एज द मून, और वो ब्रिलियंट है मून के जैसी। में नूरजहाँ प्रदेश बी लेडी ऑफ द एज। So I hope everybody has understood these topics about Noor-Jahan influence in the Jahangir court and Akbar also. Now watch video carefully. Now thank you and have a nice day.